नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के किन किन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। ऑब्वियसली हम लोग फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं जहाँ पर स्टेट के पास भी बराबर पावर होती है। बराबर तो नहीं कहेंगे बट स्टेट के पास उसके सब्जेक्ट्स में एक इक्वल पावर होती है और सेंटर के पास उसकी पावर होती है। बट जब इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, जब इमरजेंसी की बात होती है तो वहां पर सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है और एक फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, सेंटर के पास सारी पावर चली गई, तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जितनी टाइम के लिए लोकसभा रहती है उससे उसका पीरियड बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा इफेक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, उसको तीन पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। तीन तरह के इफेक्ट यहाँ पर तीन हेडिंग्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव वाला। तो नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान की जो एग्जीक्यूटिव पावर, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट्स से कई गुना एक तो बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि स्टेट, जैसे हम लोग जब लिस्ट की बात करते थे, तो जब भी लिस्ट की बात करते थे तो उसमें तीन लिस्ट होती थी, यूनियन की, स्टेट की एंड कॉन्करेंट। तो स्टेट अपने सब्जेक्ट्स पे बात करता था, डिसीजन लेता था, सेंटर अपने पे करता था एंड कॉन्करेंट में दोनों लोग करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जब नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो वहां पर सारी पावर सेंटर के हाथ में आ गई है। तो सेंटर डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को उसके मैटर्स के, जिसपे स्टेट बना रहा था, जिसपे स्टेट एग्जीक्यूट कर रहा था चीजों को, उस पे सेंटर भी अब डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, पहले तो क्या था कि जैसे यहाँ पर लिखा है, इन नॉर्मल टाइम्स द सेंटर कैन गिव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ओनली अ सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे चीजें थी जिसपे सेंटर एडवाइस दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो सेंटर किसी भी मैटर में स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि आपको ऐसे 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 करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में आ जाता है, लेकिन स्टेट की पावर आप ये कह सकते हैं कि सस्पेंड, हटाई नहीं जाती है कि स्टेट अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बट सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, सेंटर के हाथ में आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव की बात करेंगे। तो स्टेट लिस्ट की जब बात करेंगे तो वहां पर जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम लोग देखेंगे तो उसमें से कोई पावर हटाई नहीं जाती। यहाँ पर भी यही है कि ओवर रीडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट आ जाता है। ठीक है, उनके जो भी सब्जेक्ट है उस पे ओवर रूल कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी बन जाता है, फेडरल के बजाय, पहले फेडरल था अभी यूनिटरी बन जाता है। ठीक है, जो भी लॉज, लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो उसे एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी उन चीजों पे हमारा एक वॉच रखती है कि ये चीजें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चल रहा है हमारे इंडिया का कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये था कि जो भी लॉज लेजिस्लेटिव बनाएगा वो 6 महीने के बाद बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, उसके 6 महीने के बाद वो लॉज बंद कर दिए जाएंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। While a proclamation of the national emergency is in operation, the president can issue। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि स्टेट के सब्जेक्ट्स में अगर मान लीजिए अब अभी किसके हाथ में आ गई पावर, सेंटर के हाथ में आ गई है, तो जितने भी स्टेट के सब्जेक्ट होंगे उसमें सेंटर डायरेक्शन दे सकता है या लॉ भी बना सकता है। लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो
प्रेसिडेंट क्या पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस के द्वारा स्टेट को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास करके वो चीज बना मतलब उस स्टेट को कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर देख लेते हैं कि द पार्लियामेंट कैन कॉन्फर पावर्स एंड इम्पोजेस ड्यूटीज अपॉन द सेंटर और इट्स सेंटर या उसके जो ऑफिसर्स हैं या जो उसकी अथॉरिटीज हैं उसको उनको जो हैं प्रेसिडेंट ये पावर दे सकते हैं कि आप स्टेट को कंट्रोल में लेकर आए व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, पार्लियामेंट जो है ड्यूटीज दे सकता है सेंटर को या उसके ऑफिसर्स को या उसकी अथॉरिटी को। यूनियन लिस्ट के बाहर की भी बात हो सकती है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का ही हो, यूनियन लिस्ट के बाहर भी बात हो सकती है ताकि उस स्टेट को उस समय के लिए कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976। इन दो चीजों को वहां पर मेंशन किया गया था। एंड यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये सब चीजें सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है नॉट ओनली टू द स्टेट वेयर द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट ऑल्सो टू एनी अदर स्टेट। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी अभी हमने ऊपर बात की थी कि जरूरी नहीं है कि वो पूरी इंडिया में लगे, वो कुछ पार्ट में भी लग सकती हैं। मुझे बताइएगा वो कौन सा अमेंडमेंट था जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी, जिससे कि ये वो कर दिया गया था कि पूरी इंडिया में लगाना जरूरी नहीं है, आप किसी स्पेसिफिक पार्ट में भी लगा सकते हैं। उस अमेंडमेंट का मुझे नाम बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये हो गया था कि आप स्पेसिफिक पार्ट में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक स्टेट में ही लगाया, किन्हीं दो स्टेट में लगाया गया, तो ये जो लॉज थे यहाँ पर अभी जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि सेंटर के ऑफिसर्स को या उसके अथॉरिटीज को ये डिसीजन दे दिया जाता है कि आप कंट्रोल में लेके आए स्टेट, एंड लेजिस्लेचर वाली बात की हमने। तो यहाँ पर ये जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो जरूरी नहीं है कि उन्हीं स्टेट्स के लिए बनाए जाए जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगी है, उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं उस पे भी वो चीज लागू करवाई जा सकती है। ठीक है, ये किसकी मदद से हमें मिला, 42nd अमेंडमेंट 1976 की हेल्प से। ठीक है, फाइनेंशियल, तो जब भी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है तो प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज सेंटर और स्टेट में, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। और ये चीज कब तक चलेगी कि जिस साल में इमरजेंसी लगाई गई है उसका एंड, उसका फाइनेंशियल ईयर का एंड, उस फाइनेंशियल ईयर का एंड। ठीक है, जब भी वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब उस पॉलिसी को भी वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कम ज्यादा की गई होगी, ज्यादा तो नहीं की जाएगी ऑब्वियसली, कम की जाएगी या कैंसिल की जाएगी, तो वो चीज कब हटेगी, जब उस फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाएगा। ठीक, एंड ऑब्वियसली यहां पर ये ध्यान देने वाला है कि प्रेसिडेंट हैज टू बी लेड, सच ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये चीज दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने भी रखी जानी चाहिए। आगे आ जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट ऑफ असेंबली। तो लोकसभा जनरली कितने 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। ठीक है, 5 साल के लिए रहती है, लेकिन इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है लेकिन हर बार 1 साल के लिए। ठीक, और ये अब ये चीज चल रही है मान लीजिए, तो ये चीज एंड कब होगी, जब हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो खत्म हो गई है, उसके 6 मंथ्स, यहां से कंटिन्यू बियॉन्ड द 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज टू बी सीज टू ऑपरेट, कैन नॉट कंटिन्यू, मतलब 6 महीने के बाद वो नहीं लगाई जा सकती, 6 महीने तक वो चलेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट की भी वही, लेजिस्लेटिव असेंबली की भी वही बात हुई है कि 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है और उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है कितनी भी बार के लिए।
ठीक है, लेकिन एक एक साल में उसका वापस से उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर भी वही है कि 6 महीने के विद इन तक वो चलेगी, 6 महीने के बाद वो रुक जाएगी। जब इमरजेंसी सीज हो गई, बंद हो गई, उसके 6 महीने तक चलेगी, उसके बाद फिर वो चीज बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, मुझे इस एक्ट का नाम बताइएगा, जिस एक्ट से ये लिखा है ना, बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन सा लॉ है? ठीक है, ये देख के बताइएगा, ढूंढ के बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पर हम लोग को दो आर्टिकल्स याद रखते हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। तो ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये दोनों हमें किसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स पे क्या अफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का। तो ये दोनों आर्टिकल हमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 358, जो कि फंडामेंटल राइट कौन से सस्पेंशन, कौन से फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन के साथ डील करता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 आर्टिकल आते हैं, जरा उन 6 के मुझे नाम बताइएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 था क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आर्टिकल 19 की यहां पर बात होगी जब हम लोग आर्टिकल 358 की बात करेंगे। एंड कंप्लीट सस्पेंशन, ठीक है, हटा दिया गया है। एंड 359 में क्या होता है कि अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या था? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 21 क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन दोनों आर्टिकल्स को छोड़ के जो भी फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं, उनके सस्पेंशन के साथ कौन डील करेगा? 359। 358 किसके साथ डील करेगा? आर्टिकल 19 के साथ। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। दो प्रोविजंस यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहला है अंडर आर्टिकल 19, और दूसरा हम लोग बात करेंगे दूसरे फंडामेंटल राइट जो कि 20 और 21 के अलावा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 के 6 आर्टिकल आते हैं, वो तुरंत, जो 6 के 6 फंडामेंटल राइट आते हैं, वो तुरंत सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कोई भी अलग से ऑर्डर नहीं चाहिए। इमरजेंसी लगी, आर्टिकल, ये हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जब नेशनल इमरजेंसी लग गई है और स्टेट लॉस बनाना चाहती है, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस उस पे लगे हुए हैं आर्टिकल 19 की वजह से, वो रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। स्टेट अपनी मर्जी से लॉ बना सकता है और उन राइट्स को गारंटी कर सकता है जो आर्टिकल 19 के अंडर आते हैं। ठीक है, आर्टिकल, ये चीज कब हटती है? जब नेशनल इमरजेंसी जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही आर्टिकल 19 वापस से रिवाइव हो जाता है एंड कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, मतलब ये चीज, रिस्ट्रिक्शन, ये सब आर्टिकल 19 के कब तक है? जब तक नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, ऊपर हम लोग लेजिस्लेटिव की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल चीजों की बात कर रहे थे, तो वो कब तक था? 6 महीने के बाद तक भी चल रहा था। लेकिन यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और कि एनी लॉ मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी to the extent of inconsistency with the article 19 ceases to have effect। आर्टिकल 19 के लिए जो भी लॉज बनाए गए ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो लॉज क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं इवन आफ्टर इमरजेंसी एक्सपायर्स। इमरजेंसी चल रही है, उसमें कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, एंड इमरजेंसी खत्म हो गई, आप चले गए कोर्ट के पास और आपने कहा कि भैया इन लोगों ने क्यों लगाया था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस taken during the emergency cannot be challenged even after emergency ceases to operate। ठीक है, अब देखिए, द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 restricted the scope of, अब
यहाँ पर फिर से हम लोग सुधार की बात करेंगे। 44th अमेंडमेंट आ चुका है, तो यहाँ पर आर्टिकल 358 को रिस्ट्रिक्ट करने के उसने दो स्कोप दे दिए। ठीक है, पहला क्या दिया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब वो 6 के 6 फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 के अंडर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे हटाए जा सकते हैं, आर्म्ड रेबेलियन के अकाउंट पे नहीं हटाए जा सकते। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, आर्म्ड रेबेलियन पे नहीं हटाए जा सकते, सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे हटाए जा सकते हैं। आर्म्ड रेबेलियन वाला केस कौन सी इमरजेंसी में हुआ था बताइएगा मुझे। सेकेंड चीज क्या थी कि ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट द अदर लॉज। अब आप ऐसा नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को वहां पर उसके अगेंस्ट कोई लॉ बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 358 यानी कि उसके अंडर कौन सा आता है, आर्टिकल 19, जितने 6 के 6 आर्टिकल उसमें आते हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड आप लॉज बना सकते हैं, उन्हीं को चैलेंज करते हुए लॉज बना सकते हैं, उसके अलावा लॉ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी एक्शन अगर वो उसके फील्ड में ही लिया गया है, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ही लिया गया है, तो ही वो प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज वो प्रोटेक्टेड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। तो 359 जो है वो क्या कहता है कि राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी मना कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो सस्पेंड कर दिया गया यानी कि हटाए नहीं गए हैं, आर्टिकल मना नहीं किए गए। ठीक है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स हटाए नहीं गए हैं। यहाँ पर क्या है कि आपसे राइट टू मूव टू कोर्ट, वहां पर आप कोर्ट पे नहीं जा सकते कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट कहां चले गए। ठीक है, तो यहां पर लिखा है द सेड राइट्स आर थियोरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक द रेमेडी इज सस्पेंडेड। लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत की, एक एक लाइन जब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे ना तब ज्यादा बेहतर तरीके से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो पास किया गया है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं उन्हीं का सस्पेंशन किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी सस्पेंशन नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, वाइल अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जब नेशनल इमरजेंसी हमारी लगी हुई है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में है, तो स्टेट जो है कोई भी लॉ बना सकता है, एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन ले सकता है, अब्रिजिंग और टेकिंग अवे द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल्स, जो फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाइड हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो लॉ बना सकता है एंड हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो चीजें एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्वियसली यहां पर भी यही है कि व्हेन द ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट एनी लॉ सो मेड द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स सीजेस टू हैव अफेक्ट। भैया जैसे ही ऑर्डर खत्म हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हुआ, नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई, वैसे ही ये सारी चीजें हट जाती हैं और वापस से सब नॉर्मल आ जाता है। यहां पर भी वही चीज है कि बट नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए 44th अमेंडमेंट ने 359 को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया है। पहला कि प्रेसिडेंट जो हैं वो राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इस चीज को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं जो कि आर्टिकल 20 और 21 के अंडर आती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 के अलावा आपको जो करना है करो, वो दोनों नहीं होने चाहिए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 20 क्या था, राइट टू प्रोटेक्शन, और 21 क्या था, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ वाला।
ठीक है, वो हमेशा रहेंगे हमारे पास एनफोर्सेबल इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा वही चीज है, उन्हीं लॉस के अकॉर्डिंग जो भी उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करने के लिए जो भी एक्शन लेगा एग्जीक्यूटिव, वही से प्रोटेक्टेड है। अगर उसके अलावा कोई एक्शन लिया गया या उसके अलावा कोई भी लॉ बनाया गया एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के द्वारा, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं 358 और 359। इतनी बार हो गया तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक, पहला डिफरेंस ये लिखा है कि 358 ऑब्वियसली सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक आर्टिकल 19 की बात होगी। आर्टिकल 359 में उसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही होगी। ठीक, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी वैसे ही आर्टिकल 358 उसमें आ जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, 359 की जब बात करेंगे तो 359 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करता है, इट ओनली एम्पावर्स, जब वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ये चीज देते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, 358 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में लगेगा, ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर ये जो 359 है, हमने ऊपर बात की एक्सटर्नल इमरजेंसी में लगेगा, यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में, इंटर्न ये आर्म्ड रेबेलियन में हम लोग 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 358 नहीं लगाया जा सकता है वहां पर। ठीक है, लेकिन 359 तो दोनों के लिए था। 359 चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे आर्म्ड रेबेलियन हो, वॉर हो, एग्रेशन हो, कुछ भी हो, वो लागू कर दिया जाएगा आर्टिकल 359। ठीक है, आर्टिकल 358 जो है फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, जब तक इमरजेंसी चलेगी तब तक आर्टिकल 19 के सारे 6 के 6 आर्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 359 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए भी ये चीज लगा सकते हैं, या वो चाहें तो पूरी इमरजेंसी के दौरान भी उस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब 358 जो है वो एंटायर कंट्री के लिए लगाया जाएगा, लेकिन 358 जरूरी नहीं है एंटायर कंट्री के लिए लगाया जाए, वो एक स्पेसिफाइड पार्ट के लिए भी लगाया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 कंप्लीटली, वहां पर आर्टिकल 19 के 6 के 6 आर्टिकल कंप्लीटली सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या था कि 19 के अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हटा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, 358 जो है हमारा स्टेट को ये पावर देता है कि वो कोई भी लॉ या टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंडर जितने भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं उनके उसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन भी ले सकता है और उनके लिए कोई लॉ भी बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या था कि आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दिए गए हैं उन्हीं के लिए लॉ बनाया जा सकता है या उन्हीं के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ लॉ स्पेसिफाइड होंगे बस उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, अच्छा एक सिमिलैरिटी लास्ट में दी गई है कि जो हमारा आर्टिकल 358 है और 359 है, बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर चैलेंज टू ओनली दोज लॉज व्हिच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी एंड नॉट अदर लॉज। ठीक है, यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि उन्हीं लॉज की इम्यूनिटी को चैलेंज किया जा सकता है जो कि ये आर्टिकल 19 वाले हैं एंड आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दिए जाएंगे वो सिर्फ जो लिखित में ऑर्डर हैं उन्हीं के लिए हम उनकी पावर को चैलेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी लॉ को नहीं चैलेंज किया जाएगा, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 358 में 19 पूरा ही हटेगा और आर्टिकल 359 में 20 और 21 के अलावा जो भी
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दिए होंगे वो हटेंगे, ठीक, सारे नहीं हटेंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं। डिक्लेरेशंस मेड सो फार, आज तक कितनी बार इमरजेंसीज लगाई गई हैं, नेशनल इमरजेंसीज की बात करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लग चुकी हैं। पहला प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का कब हुआ था, अक्टूबर के 1962 में, जब चाइनीज एग्रेशन की बात हो गई थी। कब, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। कब तक चली थी ये, जनवरी 1968 तक, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वही 5.5-6 साल, ठीक है। तो उसी दौरान बीच में हमारा वॉर हो गया था पाकिस्तान से 1965 में, तो वो नेशनल इमरजेंसी चली रही थी, तो कोई फ्रेश प्रोक्लेमेशन बनाना ही नहीं पड़ा, वो उसी में ही कवर हो गया था, ठीक है। फिर सेकंड प्रोक्लेमेशन हमारा कब हुआ, दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है। एंड तीसरा वाला, जिसकी हम लोग ऊपर से बात करते हुए आए, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, 1975 के जून के महीने में वो की गई थी, ठीक है। सबसे लंबी इमरजेंसी थी, 21 महीने की, शुरू हुई थी 25 जून 1975 एंड खत्म कब हुई थी, 21 मार्च 1977। 21 मार्च से याद रखिएगा 21 मंथ्स की लगाई गई थी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो पहला वाला दिख रहा है, पहली वाली जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, वो ऑब्वियसली वॉर के उसमें लगाई गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन के, यानी कि वो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, ठीक है। दूसरी वाली भी अटैक पे लगाई गई, तो वो भी वॉर के लिए हो गई, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई। लेकिन अब जो तीसरी वाली थी, जो थर्ड प्रोक्लेमेशन था, वो किसके बेसिस पे था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। तो फिर वही हुआ कि काफी लोगों ने उसका विरोध किया, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट काफी सारी चीजें हुई और काफी कंट्रोवर्शियल चीज रही थी, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ इमरजेंसी पावर्स का, 42nd अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट आया, उसमें काफी चीजें सेफगार्ड की गई और काफी चीजें सही की गई, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और छूट रही थी, शाह कमीशन थी एक, ठीक है, शाह कमीशन थी और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था सर्कमस्टांसेस को दैट वारंटेड द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी 1975 में जो भी चीजें इमरजेंसी लगाई गई थी, कैसे क्या हुआ था, उस चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक शाह कमीशन बैठाई गई थी, याद रखिएगा नाम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी उस समय के इलेक्शंस में हार गई थी, इंदिरा गांधी हार गई थी एंड जनता पार्टी केम इनटू पावर। तो यहां पर हम लोग ने अपनी नेशनल इमरजेंसी को खत्म कर लिया है पूरा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, किन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, कैसे क्या उसकी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।